हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, प्राचीन भारत की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहला बुक पढ़ाया, दूसरा बुक पढ़ाया इतिहास का, और फर्स्ट बुक जो है जिसमें 4 चैप्टर है उसमें से पहले चैप्टर की पूरी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है, ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम राजा, किसान और नगर है। दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि जो ये हम प्राचीन भारत क्लास 12 का पढ़ने जा रहे हैं, इसमें शुरू के हड़प्पा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद के जो 3 चैप्टर हैं, जैसे राजा, किसान, नगर, बंधुत्व, जाति, वर्ग या विचारक, विश्वास और इमारतें, तीनों चैप्टर मिला करके 5 चीजों का हमें अध्ययन करना है, अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक बातों का क्या करना है, अध्ययन करना है। और इन्हीं 5 चीजों को ऐसे भी कहा जाता है कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास में 5 चीजें पढ़ना आपके लिए जरूरी मानी जाती है। इसी 5 चीजों से पूरी इतिहास बनती है, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग राजनीति की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करते हैं? राजनीति की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम 5 चीजों में से पहला राजनीति और दूसरी की बात किया जाए तो हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था को अगर छोड़ा दिया जाए तो अगला हम लोग समाज की बात करते हैं, और समाज के बाद अगर बात किया जाए तो 4 नंबर पे हम लोग धर्म की बात करते हैं, और 5 नंबर पर संस्कृति की बात करते हैं। सांस्कृतिक चीजों की हम बात करते हैं। अर्थात कुल मिला करके यही वो 5 चीज होता है जिस पर पूरा इतिहास हमारा घूमते फिरते आगे बढ़ता है। और इन्हीं 5 चीजों को आपको प्राचीन भारत में 3 चैप्टर के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। जैसे पहला चैप्टर है राजनीति हम लोग का, कि राजा, किसान और नगर, इसमें 2 चीजें बताई गई है। एक तो यहाँ पे आरंभिक राज्य, अर्थात यहाँ पर राजनीति के बारे में बताया गया है कि हमारा राजनीतिक शुरुआत कैसे होता है, महाजनपद से लेकर के और गुप्त काल तक की प्रक्रिया हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरा, इन्हीं 600 में अर्थव्यवस्था को भी, अर्थात ये पूरा 3 चैप्टर, बाबू याद रखना आप अच्छी तरह से, कि 600 बीसी से लेकर के कहां तक, 600 एडी के बीच में चलता हुआ ये इतिहास है। अर्थात हम पूरे चैप्टर में 1200 साल का इतिहास पढ़ते हैं। हर चीज में हम जब राजनीति पढ़ेंगे तो 600 से लेकर के 600 एडी के बीच में, जब धर्म पढ़ेंगे तो 600 से लेकर के 600 एडी के बीच में, जब हम समाज पढ़ेंगे तो उसमें भी 600 से लेकर के 600 के एडी के बीच में चर्चाएं करेंगे। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा लेक्चर 1 में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान, नगर का। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था कहां से कहां तक, 600 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच की बात हम लोग एडी में करेंगे। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, आपको हमने पढ़ाते समय बताया था कि हड़प्पा जो सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता हमारे यहाँ लगभग कहते हैं कि 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी एनसीईआरटी मानता है कि था, और उसके बाद 1900 में धीरे धीरे पतन हो गया, जो लगभग 1750 बीसी तक आते आते पतन हो गया। इसके बाद से हमारी राजनीति में एक शून्यता की स्थिति देखने को मिलती है। वैसे तो शून्यता होती नहीं है 250 सालों तक। 1500 में जा करके हमारे यहाँ कुछ लोग बाहरी आते हैं जिन्हें हम आर्य कहते हैं, और ये जो आर्य थे, ये कहा जाता है कि 1500 बीसी के आसपास में हिंदुस्तान के उसी प्रदेश में आते हैं जहां पर हड़प्पा था, जिसे हम पहले सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। उसी सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात 7 नदियों का प्रदेश, जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती नदियों का जो प्रदेश था पंजाब वाला, उसी को हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। वहीं पर सबसे पहले आर्य आके बस जाते हैं, जिस काल को हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और वही वो वैदिक काल है जो हम लोग पढ़ते वक्त 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को ऋग्वैदिक काल, जब ऋग्वेद लिखा गया,
जो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में था, और एक उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर के लगभग 600 बीसी के आसपास में चल रहा था, जिसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। अर्थात पूरा वैदिक काल 1500 से लेकर के 600 के बीच में था, और फिर 600 के बाद हमारे यहाँ उसी वैदिक काल की अंतिम अवस्था पर कुछ नगरों का उदय और महाजनपद का उदय होना शुरू हो गया, जिसके कई प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं से एक नई राजनीति की शुरुआत होती है, राजा की बात होना शुरू होता है। महाजनपद और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर क्षेत्र में हमारे यहाँ मध्य गंगा घाटी में विस्तार देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन आपके इतिहास में जो ये वैदिक काल है, जो बीच वाला जो एक काल था जिसे हम लोगों ने वैदिक काल के नाम से हम जानते थे, उस वैदिक काल को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, गौण कर दिया गया। इस चैप्टर में उतना नहीं है, हम आगे समाज में कुछ उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें तीसरा चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे। तो देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500, तो लगभग 1500 तो हो ही जाएगा ना, 1900 के आसपास में हड़प्पा का पतन और 600 का इधर, तो इस तरह से लगभग 150 साल पूरा इतिहास हमारा गौण रहता है। लंबे अंतराल में उप महाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। अब देखिए, इसी उपमहाद्वीप हम लोग उस समय किसको बोलते थे, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत आता था। इसमें इसी को मिला करके हम एक साथ क्या बोलते थे, भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा इसे हम देते थे। तो यही वो समय था जहां पर विकास हुआ, यही वो काल था जब सिंधु नदी और उसकी उप नदियां कौन थी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उप नदियां बोलते हैं दोस्तों। तो सिंधु नदी की सहायक नदी जो थी क्या थी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के किनारे रहने वाले लोग, कौन किनारे आए थे, यही वो किनारे रहने वाले लोग थे जिन्हें हम क्या बोलते थे, आर्य बोलते थे। यही आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आकर के भारत में रहना शुरू कर दिए थे। तो रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर वैदिक काल उत्तर भारत, दक्कन के पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के भी कई क्षेत्रों में हमें विस्तार देखने को मिलता है। यानी ये वो समय था जब हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से पतन हो गई थी। बीच में एक अन्य सभ्यता जो थी यहाँ पे हल्की हल्की डेवलप हुई थी, जिसको हम लोग ताम्र पाषाण कालीन युग कहते हैं। वो आपको 12वीं क्लास में पढ़ना नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नई संस्कृति डेवलप हुई थी जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। और उसी वैदिक काल के अंतिम जो था, जिसमें उत्तर वैदिक काल में 600 में प्रक्रिया खत्म होती है, तो 600 में जा करके उत्तर भारत में एक फिर से नई संस्कृति का डेवलप होता है, जिसको हम लोग द्वितीय नगरीय क्रांति कहते हैं। महाजनपद का काल विकसित होता है, और वहीं से हमारा ये दूसरा चैप्टर शुरुआत होता है, जिसे हम राजा, किसान और नगर की संज्ञा देते हैं। तो यही इसमें बताने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों। आगे चलिए, कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर नए 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण हमें मिलने लगते हैं। अभी हमने बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में, खास करके मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में कई ऐसे नए प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हम एक परिवर्तन का इसे काल मानते हैं। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, कैसे सिद्ध करिए, या तर्क सहित बताइए, या न्यायोचित उसे ठहराइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछाता है, तो हम उसका उत्तर ये लिख करके बता सकते हैं कि निश्चित तौर पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल एक परिवर्तन का काल था, जहां पर हमें राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। और इन्हीं को सारे परिवर्तनों को हम 3 चैप्टर में पढ़ेंगे, 2, 3 और 4 मिला करके। तो यहां पर कह रहा है कि ईसा पूर्व में नए परिवर्तन के प्रमाण मिलने लगते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा प्रमुख आरंभिक राज्य था, यानी यहां पर सबसे पहले राज्यों का उदय हुआ, अर्थात 16 महाजनपद का उदय इसी समय होता है। महाजनपद का
उदय होता है। दोस्तों यहाँ पर कितना 16 महाजनपद का उदय होगा और यही 16 महाजनपद की में 16 गो नगर का भी उदय होगा यहाँ पर। और इसके बाद फिर साम्राज्य का उदय होगा, जिस साम्राज्य के अंदर हम सबसे पहले किसको बात करेंगे, हम सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। जो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा साम्राज्य का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का यहाँ पर उदय होता है और यही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 321 बीसी में यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो साम्राज्य के तौर पे आते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर राजवाड़ों का भी उदय होता है। और इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो राज्य, साम्राज्य और राजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी था, जिनका पता हमें कृषि के उपज को संगठित करने के तरीके से पता चलता है। अब देखिए राजनीतिक विकास क्यों हुआ, क्यों यहाँ पे नगरों का उदय हुआ, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण था क्या, तो इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि के क्षेत्र में बदलाव हो रहा था। यही वो समय था जब लोहा का व्यापक तरीके से यहाँ पे बाबू प्रयोग हो रहा था। इतनी व्यापक तरीके से लोहे का प्रयोग हुआ उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में, जो मिट्टी तो ऑलरेडी पहले से इतनी उपजाऊ थी जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते हैं, और लकड़ी का हल होता था जिससे कि उतनी अच्छी खेती नहीं हो पाती थी, फिर भी खाने पीने के लिए अच्छा खासा होता था। लेकिन अब जा करके जब लोहा का प्रयोग होने लगा, लोहे का व्यापक प्रयोग होता, लोहे का हल आ गया, लोहे का फावड़ा आ गया, कुदाल आ गया, रोपण विधि आ गई, धान की रोपण विधि आ गई, और लोहे का फाल बनने लगा हल के ऊपर लगाने के लिए। ऐसे में वहां पर काफी मात्रा में अनाज में परिवर्तन होता है और अनाज ज्यादा उपज होने लगता है। और जब अनाज में उपज होगा, कृषि की उपज बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पे आपको भी पता है कि क्या होगा, उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी। और जब उत्पादन होगा तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो फिर सिक्का और नगर, इन सब प्रक्रिया धीरे धीरे उदय होता है। तो वही कह रहा है कि कृषि की उपज ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तरीका था। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उप महाद्वीप में नए नगरों का भी यहाँ पे उदय होता है। अभी हमने बताया ना कि महाजनपद यहाँ पर थे और हर महाजनपद की एक क्या होती थी, राजधानी होती थी, और हर राजधानी अपने आप में क्या था, एक नगर था। उनमें मगध भी हम देख सकते हैं। मगध एक महाजनपद था जिसकी पहली राजधानी राजगीर और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र के रूप में हम उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से नगरों का भी उदय होता है। कुछ इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए आरंभिक अभिलेख, ग्रंथ और सिक्कों तथा चित्रों के जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इस काल के इतिहास की जानकारी का स्रोत, जैसे आपको याद होगा कि हमने हड़प्पा में पढ़ाया था, जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता की चर्चा कर रहे थे आपके साथ मिल करके, तो आपने देखा था कि हम लोग वहां पर हमने बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के दो स्रोत होते हैं, या किसी भी व्यक्ति के जानकारी के कुछ स्रोत होते हैं, जिसमें एक पुरातात्विक या भौतिक होता है और दूसरा एक साहित्यिक होता है। साहित्यिक में कुछ लिखित ग्रंथ होते हैं, पुरातात्विक में जो भौतिक होते हैं उसमें मृदभांड, सिक्का, चित्र, अभिलेख वगैरह ये सब माना जाता है। और चूंकि हड़प्पा में लिखी हुई चीजों को हम पढ़ नहीं पाए थे, इसीलिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर थे। उसी तरह से यहाँ का भी इतिहास लिखने के लिए हम लोग 2-3 चीजों पे तो निर्भर हैं। 3 चीजों पे, पहला कुछ पुरातात्विक साक्ष्य, उसी पुरातात्विक में अभिलेख आता है, सिक्का आता है, मूर्तियां आती हैं और कुछ चित्र भी आते हैं, और कुछ साहित्यिक साक्ष्य भी है जिसमें इस दौरान लिखी गई इंडिका हो या अर्थशास्त्र की किताब हो या बहुत कुछ ग्रंथ थे जिससे हमें इस समय की जानकारियां प्राप्त होती है। तो वही कह रहा कि जानकारी के भी स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के जानकारी का स्रोत बताइए। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने तो ऑलरेडी देखा है 2009 से लेकर के 2025 के बारे में कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि मौर्य साम्राज्य के जानकारी का स्रोत बताइए। और ये एक मौर्य साम्राज्य के लिए केवल पूछा गया क्वेश्चन है। अदरवाइज 6ठी शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी एडी के बीच साम्राज्य के जानकारी के स्रोत की चर्चा करिए तो उसमें हम अलग अलग चर्चाएं करना शुरू करते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा भूमिका के तौर पे हम लोगों ने कि इस समय हम इस चैप्टर में राजनीतिक इतिहास की चर्चा करेंगे और आर्थिक विकास की भी चर्चा करेंगे कि कैसे इसका आर्थिक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम जेम्स प्रिंसेप के बारे में और प्रियदर्शी के बारे में जानते हैं, जिसका नाम अशोक था। देखिए, कहते हैं कि जेम्स प्रिंसेप जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। जेम्स प्रिंसेप जो थे एक अधिकारी थे। किसके थे अधिकारी जी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और यही जेम्स प्रिंसेप ने, जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप था, यही जेम्स प्रिंसेप जो थे वो भारत में 1838 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, अभिलेख को पढ़ा था। अर्थात आपने देखा कि यहाँ की जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत क्या है? अभिलेख है, और उसी अभिलेख को इन्होंने 38 में पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। अब सवाल दोस्तों आता है कि क्या अशोक के अभिलेख को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को बड़ी ही आसानी से सफलता मिल गई? नहीं। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड, अभी प्री बोर्ड हुआ है पेपर अभी, या तो प्री बोर्ड में या शायद मिड टर्म में किसी में एक क्वेश्चन अभी पूछा था, जेम्स प्रिंसेप के बारे में पूछा गया था कि जेम्स प्रिंसेप कौन था, कैसे उसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब यहाँ पर यही बात कहा जाता है कि 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, काफी कठिनाइयों के बाद। क्योंकि कठिनाई क्या था? तो अशोक का अभिलेख जो था ना, किसी एक भाषा में नहीं लिखा हुआ था, और ना ही हिंदुस्तान के किसी एक स्थान पर पाया गया था। हिंदुस्तान के चारों कोने कोने पर अशोक के अभिलेख पाए गए थे, जो कोई शिलालेख था कहीं पर, तो कहीं पे स्तंभ लेख था, तो कहीं पे गुफा लेख था, तो कहीं पर भित्ति लेख था। अलग अलग माध्यम से अशोक ने इसे लिखवाया था। और रही सवाल कितनी, तो 4 भाषाओं में लिखा था। ये सबसे बड़ी कठिन बात थी, उसको पढ़ना और पढ़ करके उसका अर्थ निकालना। एक तो उसकी भाषा आरामाइक थी, दूसरी भाषा उसकी यूनानी थी, तीसरी भाषा ब्राह्मणी थी, और चौथी भाषा खरोष्टी थी। हालांकि भारत में जो अभिलेख मिले हैं ज्यादातर ब्राह्मणी लिपि में ही पाए गए हैं, और उत्तर में अर्थात जो अफगानिस्तान साइड, पाकिस्तान साइड में जो अभिलेख मिले थे, वहां पर अशोक ने आरामाइक और यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया था। यानी अशोक ने अभिलेख लिखवाते समय उन जगहों पर उसी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल किया था जिस भाषा को जानने वाले वहां पर ज्यादातर लोग रहते थे। अर्थात अगर वहां पर उस भाषा को जानने वाले ज्यादा लोग थे तो उसी भाषा का वहां पर इस्तेमाल किया। तो यूनानी और अरामाइक को जानने वाले उत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में ज्यादातर लोग थे, इसीलिए वहां पर उसने इस चीज का इस्तेमाल किया था। अब जब ये 4 भाषाएं थी तो निश्चित तौर पर जेम्स प्रिंसेप को ये समझने में बड़ी मुश्किल होगी कि कहाँ पे कौन भाषा है, तो क्या क्या लिखा गया है। इसके लिए उसने बड़ी ही आसान तरीके का रास्ता अपनाया। अब आप इसको ध्यान से पहले मौखिक ही सुन लेना दोस्तों, 2 बार 3 बार आपको समझ में आ जाएगा। जेम्स प्रिंसेप जो था वो आया था कहाँ से? यूरोप का रहने वाला था। वो मेसोपोटामिया की घाटी में जो खुदाई हुई थी वहां से वो वाकिफ था, और मेसोपोटामिया में तब भी वहां पर आरामाइक भाषा का इस्तेमाल हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, और उसी आरामाइक भाषा में अशोक ने भी अपना अभिलेख लिखवाया था। और जेम्स प्रिंसेप यूनानी भाषा और आरामाइक भाषा को अच्छी तरह जानता था। इस प्रकार जब वो यहाँ पर आया तो धीरे धीरे पहले तो भारत में देखना शुरू किया, और जब उत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में जब गया तो वहां पर यूनानी और आरामाइक भाषा को देखने के बाद उसे ये एहसास हो गया कि इसको तो मैं आसानी से पढ़ ही सकता हूँ, और पढ़ा तो उसका अर्थ निकालने में वो सफल हो गया। लेकिन समस्या उसे तब आई जब भारत के अंदर आया तो उसे ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ कुछ अभिलेख मिला। तो ये कंफ्यूज हो गया कि क्या जो भाषा, जो बात आरामाइक और यूनानी में लिखी गई है, क्या वही सेम बातें खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में भी लिखी गई है? शायद लिखी तो गई थी एक ही बातें, लेकिन भाषा अलग अलग था, शब्द एक ही थे, भाषाएं कुछ अलग अलग थी। तब जाकर के उसने भारतीय ब्राह्मणों की सहायता से उसने खरोष्टी भाषा, पहले ब्राह्मणी लिपि को समझने की कोशिश की,
और जब भारतीय विद्वानों की सहायता से उसने इस बात को समझ लिया कि ब्राह्मणी लिपि में क्या लिखा हुआ है, और जब उसकी साम्यता उसने अरामाइक और यूनानी से मिलाई तो लगभग क्या रहा, सेम बातें निकल रही थी। तो ऐसे में उसे बहुत सहूलियत हो गई और यही काम उसने इन चारों भाषाओं को मिला करके खरोष्टी के साथ भी किया, और तब जाकर के अशोक के अभिलेख को 1838 में पूरी तरह से पढ़ने में सफलता प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर भी इस अभिलेख में कहीं पर राजा का नाम अशोक नहीं मिलता था, अलग अलग नामों का उल्लेख किया। कहीं पर देवानप्रिय की बात की गई है, कहीं पर मनोहर मुख वाला, कहीं पे प्रियदर्शी, कहीं पर मगधाधिराज। ऐसे में उसे ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि आखिर जिसके बारे में तारीफ हो रही है वो व्यक्ति है कौन। लेकिन इन सब चीजों से घूमते जब एक राजस्थान में लघु अभिलेख मिलता है और वहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है, तब जेम्स प्रिंसेप ये बात समझने में सफल हो गया कि ये मगधाधिराज वही है जो अशोक है, देवानप्रिय और प्रियदर्शी भी वही है जो अशोक है। अर्थात इस कालखंड में शासन करने वाला जो व्यक्ति था वो अशोक ही था, इसलिए सबकी सभ्यता अशोक से लगा दी गई और इस प्रकार से पहचान पाने में जेम्स प्रिंसेप सफलता प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों यही देखिए, इसमें लिखा बड़ी इजी वे में हमने आपको समझाने की कोशिश की। कह रहा है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई। दशक का मतलब होता है 10 साल का पूरा का समय, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि, देखिए अरामाइक और यूनानी की बात नहीं हो रही है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि, क्योंकि यही तो दोनों भाषा जानता था पहले से, तो उसको तो पहले ही जान गया था। ब्राह्मणी और खरोष्टी को समझने में उसे प्रॉब्लम था, तो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकालना, इस लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था, यानी इसी के बारे में बताया गया था, सिक्का किया गया था। जेम्स प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी और मनोहर मुख कृति वाले राजा का नाम ही लिखा गया है और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है। इस प्रकार वो समझ गया कि अधिकांश जो प्रियदर्शी और देवानप्रिय जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अशोक के लिए हुआ है, और अशोक ही असली राजा यहाँ पे था। और इस प्रकार उसकी सफलता 38 में पूरा हो जाती है। दोस्तों निश्चित तौर पर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर कंसेप्ट हम आपको पहुंचा सकते हैं। अब आती है कि बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध ग्रंथ थे उसमें अंगुत्तर निकाय, उससे एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भी अशोक को सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक बताया गया है, क्योंकि अशोक ने तो बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार भी तो कर लिया था ना, इसीलिए उसे क्या बताया गया है, एक प्रसिद्ध शासक के रूप में वहां पर बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब इस प्रकार से माना जाता है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त कर ली, पूरी तरह से जेम्स प्रिंसेप ने कर लिया और उसे सफलता भी मिल गई। तो दोस्तों अगर यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की, तो बताइएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन था, तो वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय शासन कर रहे थे ब्रिटिश। और कब प्राप्त किया था, तो अगर डेट नहीं याद है तो 1830 का दशक कह सकते हैं, डेट याद है तो 1838 कह सकते हैं। यहां से भी पूछा जाता है अशोक के अभिलेख कितने भाषाओं में लिखे गए थे, तो आप बता सकते हैं 4 भाषा में, अरामाइक, यूनानी, खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि थे। उत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत से भी उसके मिले हुए थे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख शिलालेख के रूप में भी मिलते हैं, स्तंभ लेख में भी मिलते हैं, गुफा लेख में भी मिलते हैं, भित्ति लेख में मिलता है, और कुछ तो अभिलेख उसे पृथक शिलालेख भी उसे कहते हैं। ठीक है, लघु और बृहद भी के रूप में पाए गए हैं। चूंकि वो नहीं है यहाँ पर तो इसकी चर्चा हम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। आगे जब बीए की पढ़ाई होती है तो उसमें हम लोग चर्चा अशोक के अभिलेख का डिटेल में करेंगे। अब चलिए, तो अब यहाँ पर हमने जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ लिया। अब आता है कि प्रारंभिक राज्य, अभी हमने भूमिका में पढ़ा था ना कि प्रारंभिक राज्य यहाँ पे कौन थे और क्या क्या हो रहा था।
तो प्रारंभिक राज्य के रूप में यहाँ पे महाजनपद का उदय हो रहा था। अब यहाँ पे सवाल एक आता है, देखिए दोस्तों, इस बार के एग्जाम के लिए आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक तो सवाल आएगा कि महाजनपद के उदय का कारण बताइए। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो नोट्स में आपका मिल जाएगा उत्तर। और दूसरा कि एक आता है कि महाजनपद के उदय का कारण बताइए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक महाजनपद के उदय का कारण बताइए, जो पूरी टोटल महाजनपद की बात कर रहा है 16, और एक मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, यानी इन 16 महाजनपदों में अंतिम रूप से मगध ही तो बचा और 15 पर उसने कब्जा कर लिया, तो उसका उदय कैसे हुआ, ये आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चन आपका है और इस दोनों ही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कह रहा है कि आरंभिक राज्य 16 महाजनपद, यानी 16 महाजनपद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे, उनका विकास कैसे होता है। कह रहा कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आता है आपका, जो कभी पूछा गया है, आगे कभी पूछने की संभावना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि यही वो समय था जब हिंदुस्तान में राज्यों का भी उदय हो रहा था, धर्म का भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में उदय हो रहा था, समाज में भी जटिलता आ रही थी और अर्थव्यवस्था के रूप में नए नए तकनीकों का भी प्रयोग इसी दौर में हो रहा था। तो कह रहा कि परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी समय हमारे महाजनपद के समय में जो सिक्का आया था, जो पुराने सिक्का में से एक माना जाता है, जिसे हम लोग आहत मुद्रा कहते थे। क्या बोलते थे? आहत मुद्रा कहते थे। आहत सिक्का भी या मुद्रा भी कहते थे, और इसी को हम लोग पंच मार्क सिक्का भी कहते थे। पंच मार्क सिक्का भी कहते थे। और राजा अपना जारी करता था, जो अधिकांश सोना और चांदी का होता था। सोना प्लस चांदी का सिक्का बनाया जाता था। पहली बार भारत में सिक्कों का प्रमाण हमें इसी महाजनपद के समय में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आपको आ रही होगी। तो आरंभिक राज्य नगर हो गया पहला। दूसरा कि महाजनपद के उदय में लोहे का बड़ा ही व्यापक प्रयोग हुआ था। तो लोहे के प्रयोग ने क्या किया? सिक्के का प्रयोग किया, सिक्के का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि लोहा का जब प्रयोग हुआ तो निश्चित तौर पे कृषि का विकास होगा, और जब कृषि का विकास होगा तो उपज बढ़ेगी, उपज बढ़ेगी तो अधिशेष बचेगा, अधिशेष बचेगा तो हम व्यापार करेंगे, और जब व्यापार होगा तो वस्तु विनिमय व्यापार पहले चल रहा था, उसके स्थान पर नए नए नगरों सिक्का आने लगे। अब सिक्के से व्यापार होने लगा तो व्यापार में सिक्का का रोल हुआ, और जब सिक्का व्यापार जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे नगर का उदय तो होगा ही होगा, और जब नगर बनेंगे तो फिर नई नई राजधानियां भी बनेगी ही बनेगी। तो सिक्कों का विकास हुआ। तो देख रहे हैं ना, महाजनपद के उदय का कारण क्या था? तो आप ये बता सकते हैं, पहला कि नगरों का उदय, लोहे का बढ़ता प्रयोग, कृषि का विकास, ठीक है, सिक्कों का विकास साथ जोड़ा जाता है। इस काल में बौद्ध और जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ, और यही वो समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब हिंदुस्तान में ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक नई सत्ता आ रही थी, जिसे हम बौद्ध और जैन धर्म के उदय के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मणीय विधि विधान के अनुसार बहुत ज्यादा इस समय क्या हो गया था? जटिलता आ गई थी, बहुत ज्यादा धर्मों में जटिलताएं आ गई थी, कर्मकांड का विकास हो चुका था, ठीक है, यज्ञ का विकास हो चुका था, तो लोग उससे उब गए थे और एक नए चीज की तलाश में थे, जिसको भरपूर कौन कर रहा था यहाँ पर, जिसका नाम था बौद्ध और जैन धर्म का उदय। तो वही यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी कहीं ना कहीं महाजनपद के उदय में एक कारण बन रहा था। आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 महाजनपद की बात की गई है, उल्लेख किया गया है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम ही प्रायः मिलते हैं। बाकी जो छोटे छोटे महाजनपद थे उनका नाम यहाँ पे बहुत ही कम मिलता है, लेकिन थे 16 महाजनपद मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है एक, जिसका नाम है अंगुतर। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चाएं
की गई है। ठीक है, भागवती सूत्र जो जैन ग्रंथ था उससे भी हमें जानकारियां प्राप्त हुई है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का ही शासन होता था, लेकिन कुछ महाजनपद न कई गण में भी बटे हुए थे, तो राजा के अलावा छोटे छोटे प्रांत होता था, उस पर भी कुछ लोगों का शासन था जिन्हें हम गण कहते थे। लेकिन गण और संघ के नाम से भी प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का शासन समूह था, जिसमें वज्जी का नाम हम ले सकते हैं। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा ही कहलाता था। प्रत्येक महाजनपद की एक अपनी राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किला से घेरा जाता। निश्चित तौर पर राजधानियां तो किला से घेरी जाएगी, क्योंकि उसी राजधानी में तो राजा रह रहा है, और राजा की सुरक्षा करना पूरे प्रजा का तो ये कर्तव्य ही तो बनता है। इसलिए राजधानी को किला से घेर करके रखा जाता था। किलेबंदी राजधानियों के रूप में रखाव होता था। प्रारंभिक सेना, अब देखिए, अब किला को घेरने के लिए चारों तरफ से सेना चाहिए और राज्य को चलाने के लिए नौकरशाही चाहिए। इसके लिए भारतीय आर्थिक स्रोत की जरूरत होती थी, और उस स्रोत की भरपाई हम कहां से करते थे? टैक्स वसूल करके, क्योंकि उस समय कृषि का विकास तो हो ही रहा था ना, तो उससे हम टैक्स भी वसूला करते थे। शासकों का काम किसानों और व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर वसूलता तथा भेंट वसूलना माना जाता था। और इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर नगर के साथ साथ 16 महाजनपद का उदय कैसे होता है दोस्तों। ठीक है, अब आता है कि 16 महाजनपद में प्रथम कौन? मगध। अब एक क्वेश्चन तो हमने क्लियर करा दिया कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ, तो आप इसको वीडियो को देखते हुए आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहला नंबर 1 कि महाजनपद के उदय में सबसे पहला कारण था एक लोहे का व्यापक प्रयोग होना, साथ ही साथ कृषि की उपज में बढ़ोतरी होना, राजाओं की एक अपनी महत्वाकांक्षा होना, साथ ही साथ नगरों का उदय होना, सिक्का का प्रयोग होना, व्यापार का विकास होना। ये कहीं ना कहीं महाजनपद के उदय के क्या थे? कारण थे। अब हम बात कर रहे हैं कि उन महाजनपद 16 में से मगध सबसे तेज निकला और सबके ऊपर हावी हो गया। यानी 16 महाजनपद के ऊपर कौन हावी हो गया? मगध। तो आखिर इसका क्या कारण था कि वो आदमी जीत करके आगे निकल गया? सवाल तो ऑटोमेटिकली बन जाता है यहाँ पर। तो देखिए, कहते हैं कि हमने यहाँ पे 8 पॉइंट आपको दिया है। कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी से 4थी, यहीं से कई बार ये क्वेश्चन पूछा है दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों में कि महाजनपद के उदय के कारण। कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है। मैं अभी 15 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा हूं दोस्तों। ठीक है, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण मानते हैं कि महाजनपद के उदय के कई कारण थे। पहला नंबर 1, देखिए, कहा जाता है कि मगध के उदय के कई कारण तो थे। नंबर 1, सबसे पहले यहाँ की मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। पहली बात हो गई, यानी उपजाऊ मिट्टी था। उपजाऊ मिट्टी इसलिए था कि मगध जो था ना, ऊपर से गंगा, एक साइड से सोन नदी, दूसरे से पुनपुन नदी, और नीचे में क्या था? छोटा नागपुर का वहां पे पठार था। तो 3 तरफ से तो नदियों से ही घिरा हुआ था मगध। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये मगध था, तो ऊपर से ये यहाँ पर गंगा नदी आती थी, इधर से पुनपुन नदी इसमें मिलती थी, और यहाँ से इसमें सोन नदी जाके मिलती थी। नीचे में हमारा छोटा नागपुर का यहाँ पर पठार था, जहां से खनिज उसे प्राप्त होता था, और यहाँ पर बीच में क्या था? मगध था। तो ऐसे में यहाँ से गंगा नदी का आना, इधर से सोन नदी का, इधर से पुनपुन नदी का, बीच में होना उपजाऊ मिट्टी तो लाजमी था, होना ही था। उपजाऊ मिट्टी तो होगी ही होगी। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कि लोहे की खदान, अर्थात नीचे वाला इलाका, जो ये छोटा नागपुर का पठार था, जो आज वर्तमान में झारखंड में है, में आसानी से उपलब्ध थी खदान लोहा का, और उससे हम उपकरण और हथियार बना लेते थे। वहीं बहुत सरल होता था। वहीं नीचे जंगल होने की वजह से जंगली क्षेत्रों से हम हाथी प्राप्त करते थे, जो सेना में भी रख लेते थे। ठीक है, उपलब्ध थे, जो सेना का काम करता था। ठीक है दोस्तों, सेना का काम करता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी भी उपलब्ध थे, जो सेना का महत्वपूर्ण भाग था, अंग माना जाता था। इसके अलावा गंगा, सोन नदी और उप नदियों के घिरे होने के कारण, अभी मैं बताया ना कि यहाँ पे नदियों का घिरा होना भी था,
इसके अलावा आवागमन सस्ता साधन था। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म के लेखकों के अनुसार मगध के उत्कर्ष में यहाँ के मुख्य कारण राजाओं की क्या थी, नीतियां थी। क्या थी, शासकों की नीतियां, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे वंश जाति जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बिंबिसार शासक था, उसको अजातशत्रु उदयन थे। बिंबिसार ने अपने मगध को फैलाने के लिए 3 प्रकार के नीतियों का प्रयोग किया था। एक उसमें क्या थी, एक उसमें मित्र नीति थी, दूसरा उसमें वैवाहिक नीति भी अपना रखा था उसने। ठीक है दोस्तों, यानी अगर देखा जाए तो युद्ध नीति, मित्र नीति और वैवाहिक नीति, 3 नीतियों के माध्यम से उसने मगध को बेहतर बनाने का प्रयास किया और सब पे जीतने की हासिल की। और उनकी महत्वाकांक्षा कि नहीं हम ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन एक महत्वाकांक्षी शासक थे। यहाँ का मगध की प्रारंभिक राजधानी जो राजगीर थी, ये पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी, जो अपने आप में सुरक्षित था। और इस प्रकार से मगध को कोई आसानी से भेद नहीं पाता था। इसके अलावा इसकी मजबूत भौगोलिक स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण की आर्यों का विलंबीकरण, एनसीईआरटी कहता है दोस्तों, यानी इस एरिया में आर्य थोड़ा लेट आए थे। 6ठी शताब्दी ईसा तक आर्य गंडक नदी तक जरूर आ गए थे बिहार में, जिसे सदानीरा कहते थे उस समय, लेकिन गंगा नदी को पार करके नीचे वाले क्षेत्र में नहीं आए थे, जिसके कारण इस इलाके में समाज में अभी भी वैमनस्य नहीं फैला हुआ था, यानी भेदभाव ज्यादा नहीं फैला हुआ था। सब लोग एकजुट हो करके यहाँ रहते थे, और वही एकजुटता मगध के उदय का सबसे बड़ा कारण था। जिस मगध में पहला वंश जो था उसका नाम हर्यक वंश था, जिसके 3 महत्वपूर्ण शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद 3 मगध में 3 वंश महत्वपूर्ण, मतलब कई वंश थे वहां पर, जिसमें सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश को मानते हैं, फिर से शिशुनाग वंश, उसके बाद हमारा यहाँ पे नंद वंश था, और इसी नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था, जिस घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम मौर्य वंश कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 वंशों ने किया, और फिर मौर्य वंश के बाद से तो आप शुंग वंश, कर्ण वंश कई आते हैं, सातवाहन भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आर्य जो थे लेट आए वहां पर, और इसी के वजह से वहां पर क्या हुआ, मगध का उत्कर्ष होने में आया। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि मगध का उत्कर्ष इन्हीं 4-5 कारणों से होता है, इससे अलावा अन्य कोई कारण नहीं था। राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर। मगध 3 वंश थे यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया अभी। यहाँ पर इस 3 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से हम हर्यक वंश, जिसे पृथहंता वंश भी कहते हैं, शिशुनाग वंश और नंद वंश था। और इस प्रकार अब इसी की पृष्ठभूमि पर हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे, जो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने घनानंद की हत्या करके 321 में एक नई वंश की स्थापना बीसी में किया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।